Assalamualaikum everyone. Today we are going to start with the topic of Haemophilus influenza. ठीक है, Haemophilus influenza के पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं कि Haemophilus influenza को सबसे पहले आपने वायरस के साथ कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी होता है और यहाँ पे Haemophilus influenza बैक्टीरिया है. ठीक है, दिस इज़ बैक्टीरिया नॉट वायरस. ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरियो पढ़ रहे हैं और ये बैक्टीरिया है, और हम वायरों में भी पढ़ेंगे जो कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस होगा. ठीक है, उसने भी आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस टाइप की सिम्टम्स करानी है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम वो वायरसेस पे जाएंगे. ठीक है, अभी इसकी बातें याद रखनी है कि ये क्या क्या करा सकता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इसका कैप्सूल किस टाइप का है, इसको हमने ग्रो कैसे करवाना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी डिजीज़ कौन सी कॉज कराता है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, फिर देन इसकी लैब डायग्नोसिस. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में कि आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए. ठीक है, मैंने जब क्लासिफिकेशन बताई थी, क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि ये जो थे ना, इनको मैंने बताया था ग्राम नेगेटिव रॉड्स में होते हैं ये. ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, उसके अलावा रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. आपने ये इसको ऐसे ही याद करना है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं. ठीक है, उसके बाद एक और बात ये थी कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बिलोंग करते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही Haemophilus influenza है, यही हम डिस्कस करते हैं. उसके अलावा इसकी सबसे पहले डिजीज़ कौन कौन सी कॉज कराता है. ठीक है, सबसे पहले तो जो इसने डिजीज़ कॉज करवा सकता है, इसके ना बच्चों स्ट्रेन्स होते हैं. ठीक है, वो किस बेस पे, ये एक ऐसा बैक्टीरिया, समझ लो ये बैक्टीरिया है जो कि इनकैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर बाहर एक कैप्सूल है. ठीक है, अब वो कैप्सूल क्या है, वो है एंटीफेगोसिटिक. ठीक है, एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता. ठीक है, एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल है जो कि इसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है. अच्छा, इस एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल की भी वेराइटीज़ हैं. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कुछ स्ट्रेन जो थे ना, वो ये ऐसे इनकैप्सुलेटेड हैं, और कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं है. ठीक है, विदाउट कैप्सूल हैं ये. ठीक है, अब पहले इन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन की बात कर लें जिनके ऊपर कैप्सूल है. उसके अंदर भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं बच्चों. कुछ के अंदर एंटीफेगोसिटिक टाइप 1 का कैप्सूल होता है, कुछ में टाइप 2 का होता है, टाइप बी का होता है, ए का, बी का, मतलब इस तरह करके ना इसकी क्लासेस हैं आगे. कैप्सूल के अंदर एंटीजेनेसिटी जो है ना, सीरोटाइपिंग समझ लो इस कैप्सूल की ना, इसकी एंटीजेनेसिटी बेस पे. अच्छा, ये इसमें ए बी ये जो है ना, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, सीरोलॉजिकल टाइप्स या सीरोटाइपिंग हम इसको कहते हैं. ये एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल की बेस पे होंगे. ठीक है, अब देखना ये है कि कौन सी जो है ना वैरायटी डिजीज़ कौन कौन सी कॉज कराती है. ठीक है, अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी आते हैं और नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी आते हैं. अब देखना ये है कि इनकैप्सुलेटेड कौन से डिजीज़ कराते हैं और नॉन इनकैप्सुलेटेड कौन से डिजीज़ कराते हैं. सबसे पहले तो बेसिक आपको डिजीज़ के पता होना चाहिए कि इसमें मेनिंजाइटिस होता है, वैक्सीन इसके खिलाफ अवेलेबल है हमारे पास. उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, आपको पता है, खांसी, फ्लू और इस तरह के, और उसके अलावा सेप्सिस इसका जो है ना वो फीचर आता है. उसके अलावा एडल्ट्स में क्या होता है, नमूनिया विद COPD. ठीक है, एक बंदा है, उसको ऑलरेडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है. ठीक है, उस बंदे के अंदर ये नमूनिया मज़ीद कॉज करा सकता है, उस सिम्टम्स को मज़ीद एग्रीवेट करवा सकता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं. ठीक है, ये हमें पता है. उसके अलावा पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, इसके कैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी है और नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी है. सबसे पहले ये कैप्सुलेटेड स्ट्रेन की बात करें, इसके आगे सीरोटाइपिंग है. ठीक है, सीरोटाइपिंग कैसे कि एंटीजेनेसिटी ऑफ कैप्सूल और पॉलीसेक्राइड की बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. अच्छा, उसमें जो टाइप बी आती है ना बच्चों, वो टाइप बी के अंदर क्या होता है, पॉलीराइबोटोल फॉस्फेट से वो बनी हुई होती है. उनमें सेल वॉल जो ये कैप्सूल जो होता है वो इससे बना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है मेनिंजाइटिस और सेप्सिस का. ठीक है, मतलब कि इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन में जो टाइप बी टाइप का स्ट्रेन है ना, उसने मेनिंजाइटिस कराना है और सेप्सिस करा देना है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन के ऊपर. ठीक है, इसके नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन में कौन से आते हैं, वो क्या कराते हैं, ये देखो, ये आपका नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन है, इसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कराने हैं. ठीक है, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा. उसके अलावा इसके साथ उन्होंने क्या कराना है, साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, आपके जो है वो साइनसेस हैं, पैरानेजल साइनसेस. ठीक है, गवर्नर साइनस फेस पे साइनसेस हैं,
उनकी इन्फ्लेमेशन करा देगा, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया करा देगा। और उसके अलावा एक और बात, इसकी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको जब हमने ग्रो करवाना है ना, इसके लिए स्पेसिफिक मीडिया चाहिए होता है। वो कौन सा मीडिया होता है? हम क्या करते हैं, चॉकलेट एगर होता है ना, चॉकलेट एगर, ठीक है। चॉकलेट एगर बच्चों खुद कैसे बनता है? जब हम ब्लड एगर को हीट करते हैं ना, हीट करने के बाद जो है ना वो चॉकलेट एगर बनता है। और अगर उस चॉकलेट एगर में हम हीम डाल दें, ठीक है, प्लस NAD डाल दें, ये वाला मीडियम स्पेसिफिक होता है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है बच्चों। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हीमोफिलस के लिए स्पेसिफिक जो मीडिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हीम को हम कहते हैं कि हीम हमारा फैक्टर 10 है और NAD को कहते हैं फैक्टर 5, ठीक है। जब हम चॉकलेट एगर के अंदर फैक्टर 5 और फैक्टर 10 डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक मीडिया बनता है जिसके अंदर इस हीमोफिलस की ग्रोथ होती है। और ये जो है ना, ये हीम और NAD हमने क्यों डालें इस मीडियम के अंदर? ताकि ये जो हम चीज़ ग्रो कराना चाह रहे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके लिए एनर्जी सोर्स जो होते हैं ना, एनर्जी प्रोडक्शन सोर्स जो होते हैं वो हीम और NAD होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ। एपिडेमियोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि ये बिलोंग किससे करता है, ये स्प्रेड कैसे होता है। सबसे पहले ये सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ये आपको बात बतानी चाहिए कि सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता। बॉडी के अंदर एंटर होता है कैसे? वाया इनहेलेशन इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंटर होता है। जब हम क्या कहते हैं, इनहेल करते हैं ना, तो तभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होता है। अब जब एंटर हो जाता है ना, हमें पता नहीं लगता, ठीक है। सिम्टमेटिक कॉलोनाइजेशन करता रहता है, अंदर ग्रो करता रहता है, अपनी कॉलोनीज़ बनाता जाता है, ठीक है। पहले सिम्टम्स नहीं आएंगे, एसिम्टमेटिक होगा। जब अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर देगा तब सिम्टम्स आना शुरू होंगे, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस और निमोनिया टाइप के सिम्टम्स आना शुरू होंगे, ठीक है। अब ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, क्या पीछे रीज़न है, कौन कौन से इसके विरुलेंस फैक्टर हैं? सबसे पहले इसके विरुलेंस फैक्टर मैं आपको बता दूं। विरुलेंस फैक्टर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो एंटीफेगोसिटिक है, ठीक है, पहली कहानी हो गई विरुलेंस फैक्टर की। दूसरी बात, ये एक ग्राम नेगेटिव रॉड है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स कोकाए जितने भी हैं उन सब के अंदर एंडोटॉक्सिन तो होता ही होता है। जब वो मरते हैं ना बैक्टीरिया, उनके सेल वॉल के अंदर एक एंडोटॉक्सिन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेप्टिक शॉक सिंड्रोम इस टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करवा सकता है, DIC करवा सकता है, उसके अलावा फीवर, ठीक है, इस तरह के कंडीशंस करवाता है। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ इसका एक्सोटॉक्सिन भी है, ठीक है। सॉरी, इसका कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं है, ठीक है, इसका कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं है। इसके पास एक और चीज़ भी है, ये IgA प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है बच्चों। IgA प्रोटीएज का काम क्या होता है? उसने क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है IgA, उसको डिग्रेड कर देना है, ठीक है। और जब डिग्रेड कर देगा तो क्या करना है, इसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा के साथ अटैचमेंट कर लेनी है, ठीक है। IgA ना प्रिवेंट करता है कि ये आपके रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के साथ अटैच ना हो। जब IgA को ही इसने डिग्रेड कर दिया तो इसके पास एबिलिटी हो जाएगी कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ अटैच हो सके। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके क्या कराएगा, बैक्टीरीमिया करा देगा, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना किसी बैक्टीरिया का, उसका स्प्रेड करना, और उसको हम कहते हैं कि बैक्टीरीमिया हो गया। और अगर ये ब्लड जिसके अंदर बैक्टीरिया है ये आपकी मेनिंजिस तक स्प्रेड कर जाए तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस उन्होंने कहा कि सिर्फ इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन करवाता है और वो भी वो वाला जो कि टाइप B इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो है ना वैक्सीन जो होती है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होता है। ये अगर हम वैक्सीन दे देना इसके ख़िलाफ़ तो इसकी जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं इसकी वजह से प्रोड्यूस होने के। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस के और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। स्ट्रेप नमूनी की वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा निजेरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस एज के बच्चे को किस वजह से बैक्टीरिया ये मेनिंजाइटिस हुआ है? तो उसके लिए जो है ना, बिल्कुल नियोनेट्स को जो होता है ना बच्चों, ये बात याद रखना, अगर कोई नियोनेट है उसको मेनिंजाइटिस हुआ, भी बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखों में जो है वो मसला है, उसके मेनिंजिस का मसला है, मेनिंजाइटिस है उस बच्चे को, तो इसका मतलब उसको मदर से ट्रांसमिट हुआ है, मदर के जेनिटल ट्रैक से जब वो पास किया ना तब उसको ये निजेरिया गोनोरी हुआ है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है। निजेरिया मेनिंजाइटिस, सॉरी
फीटस के अंदर वो ऑलमोस्ट मोस्टली होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो आपका इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होता है ना, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा पीक लेवल होता है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, वो क्यों होता है, इसकी रीज़न बच्चों नीचे बताई हुई है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, जब पैदा होता है, उस वक्त क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर IgG मदर से आई हुई होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर बैक्टीरिया ये वाला बॉडी के अंदर एंटर हो भी जाए ना, तो मदर IgG या मैटरनल IgG जो है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया। लेकिन जब बच्चा 6 महीने की उम्र तक पहुंचता है, तो ये जो मदर से आई हुई IgG है ना, ये कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और अब भी बच्चा उस स्टेज पे नहीं पहुंचा होता कि अपनी IgG बना सके। तो इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस आपके बच्चे में इस एज में होंगे 6 मंथ से 1 ईयर की एज तक। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर ये काम होता है, इसीलिए इन्फेक्शन के चांसेस, मेनिंजाइटिस के चांसेस इस एज में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स कि आपके पास वो बंदा रिप्रेजेंट कैसे करेगा। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा फीवर, रैपिड ऑनसेट फीवर, उसके बाद हेडेक, स्टिफ नेक, ड्राउजीनेस। ठीक है, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, उसके अलावा बच्चों एक आपको सिनेरियो में बात पूछी जाती है, चेरी रेड एपिग्लोटिस नज़र आते हैं। जब आप देखते हो ना, एग्जामिन करते बच्चे को कहते हैं मुंह खोल के दिखाओ, तो उसका चेरी रेड कलर का एपिग्लोटिस नज़र आता है, और वो आपके एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। उसको हम कहते हैं ग्लोटाइटिस। तो एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन हुई होती है। उसके अलावा आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है ना ईयर की, उसकी भी रेडनेस और बल्जिंग हुई होती है, और ओपेसिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड साइनसेस और सेलुलाइटिस, सेप्सिस, ये सारा कुछ हुआ होता है इस बच्चे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग, आपने लैब में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने स्पेसिमेन कलेक्शन करनी है लैब डायग्नोसिस के लिए। स्पेसिमेन कलेक्शन में आपने नेज़ल और थ्रोट स्वैब ले सकते हैं आप इसमें, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है ना, तो आपने इसके लिए सैंपल नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब लेना होता है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग करें तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ये भी हमें पता है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी पे देखें तो इनको हम कहते हैं कोको बेसिली रॉड होते हैं, और पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है। ठीक है, इनके ऊपर मोस्टली ये इनकैप्सुलेटेड ही होते हैं ना जो मेनिंजाइटिस वगैरह कराते हैं, तो इसलिए एक तो हमें ये बात पता चल गई कि ये इनके ऊपर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगा, और दूसरी बात ये थोड़े से ना इस टाइप के रॉड होते हैं बच्चों, कोको बेसिलरी टाइप के। ठीक है, थोड़ा सा कोका वाला शेप होता है और बाकी आगे से बेसिलरी टाइप का रॉड होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको ग्रो कराते हैं, उसके लिए मैंने आपको मीडियम बता दिया था कि हम इसको चॉकलेट एगर में ग्रो कराते हैं। हीटेड ब्लड एगर होता है, उसके अंदर डालते क्या है, फैक्टर 5 जो कि आपका NAD है। ठीक है, उसके साथ क्या डालते हैं आप, हीम डालते हैं जो कि आपका फैक्टर 10 होता है। अच्छा, उसके बाद इसके लैब टेस्ट रह गए। लैब टेस्ट के अंदर आपने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करा सकते हैं, इसके नाम बस देख लो, कैप्सुलर स्वेलिंग, कूलिंग रिएक्शन उसको कहते हैं। उसके बाद फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग करवा सकते हैं, काउंटर इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये इसके टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं इस कंडीशन में। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।